विकसित भारत का सफर बिना सड़कों के तय नहीं हो सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि सड़कों का विकास इस लिहाज से किया जाए कि भारत 1947 के 100 साल बाद यानी 2047 तक विकसित देश बन सके। अजय टमता जी हमारे साथ बात करने के लिए MOS है सर, रूरल ट्रांसपोर्ट के। सर, अगर भारत के विकास में सड़क की बात करें, पिछली सरकार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बना था, पिछली सरकार में पहला गांव बनाया गया था। इस बार कैसे सीमावर्ती इलाके, क्योंकि आप भी उसी राज्य से आते हैं, किस तरह से विकास किया जाएगा सड़कों का? मैं बहुत ही सौभाग्यमान अपने को मानता हूं कि मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ मैं काम करके एक और अच्छा अवसर मुझे मिलेगा। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर रोडों के अंदर क्रांति हुई है पिछले 10 सालों में, पूरे देश की जो कठिन कठिन मार्ग थे उन सभी को सरल बनाने में, उनको चौड़ा बनाने में, कहीं 6 लेन कहीं 4 लेन, देश की दूरी कम की है। अब यहीं से देहरादून की दूरी देखिए, आज पहले हम 10 घंटे लगते थे, आज हम 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं और आने वाले टाइम में हम शायद 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे मार्गों का निर्माण हुआ है। तो ये सौभाग्य है कि इतना महत्वपूर्ण विभाग मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इसका मैं भी रात दिन मेहनत करके इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, क्या काम कर सकता हूँ। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली गया था क्योंकि मैं मंडी का प्रभारी था। तो पहले जब जाता था तो 12-13 घंटे लगते थे और इस बार जो है अगर आप चंडीगढ़ से जाएंगे तो आप 4.5-5 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। तो सर, लगता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पलायन की खबरें आती थी, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चल रहा है, खासतौर पर अगर चीन और भारत से लगे हुए पहाड़ी राज्यों की सीमाओं से और सड़कों की बात की जाए। मैं इसका स्वयं का जीता जागता उदाहरण। प्रधानमंत्री जी मेरे वहाँ आए थे और एक ही दिन में 4 कार्यक्रम किए थे, कैलाश मानसरोवर में, जोलिंगकोंग में और गुंजी में और जागेश्वर में। और पहले लोग साल भर में 2-4-5 हज़ार लोग जाते होंगे आदि कैलाश, तब रोड भी नहीं थी, अब रोड बन गई है। लास्ट पॉइंट तक रोड बन गई, जोलिंगकोंग तक, वहीं पर पार्वती सरोवर है और वहीं से आदि कैलाश के आप दर्शन कर सकते हो। इस बार की जो रिपोर्ट है मैंने जो लिया है इनर लाइन परमिट के वहाँ से, तो मुझे ये जानकारी मिल रही है कि भाई लगभग 2000 यात्री पर डे जा रहे हैं और 1 महीने का मतलब है कि 60,000 लोग। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 6 महीना लोग जाएंगे क्योंकि देखो 3-4 महीना वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बहुत वो रहता है। मगर अब तो रोड चलेगी तो बर्फ़ को भी हम काट के हटा सकते हैं और जा सकते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, कैला भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जब जाएंगे तो बहुत बड़ा टूरिज्म मिलेगा। और इसी को आपने जो पलायन की बात करी, यही एक रिवर्स पूरी चीन से लगी हुई सीमा पर पूरा चाइना से है, नेपाल का भी बॉर्डर है। तो ये है। और थोड़े दिनों में जो है हमारा अब ये देहरादून वाला भी अब खुल जाएगा मसूरी के लिए जो जाएगा। आपने एक्सप्रेस हाईवे का जिक्र किया। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो भारत के जो नेशनल हाईवे है अमेरिका के बाद दुनिया में नंबर 2 पर है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे में हम कहीं पीछे हुए हैं। तो आपको लगता है कि सरकार में, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, एक्सप्रेस हाईवे का जाल भी पूरे देश में देखने को मिल सकता है क्या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से हम बहुत कम समय में अपनी दूरी कम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जल्दी पहुंचा सकते हैं। और वास्तव में अभी हमको और एक्सप्रेस हाईवे बनाने में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपना योगदान दिया है और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम एक्सप्रेस वे भी ज़्यादा बनाएंगे। अभी चूँकि मैंने भी ब्रीफ लेना बाकी है तो मैं आपको उसके बाद बताऊँगा कि हम कितना एक्सप्रेस वे माननीय जी। एक आखिरी सवाल, आपने एक्सप्रेस हाईवे का भी जिक्र कर लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस हो, जो कूड़े के पहाड़ हमें दिल्ली के आसपास भी नज़र आते हैं, उसका भी निवारण हो, नई सड़कों के रास्ते, इस तरह के इनिशिएटिव भी आगे होंगे क्या? क्योंकि 100 दिन का आपका प्लान भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने कूड़े पे भी बहुत सारा काम किया और आज कूड़े के ढेर आपको कहीं कहीं कम करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रोड के लिए उपयोग में किया जाता है और उसके जो निकलने वाली जो खाद है उसका उपयोग ऑर्गेनिक होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। तो इस पर भी एक नीति बनेगी और नीति बन भी रही है और उस पर काम भी हो रहा है। और आपका है ईवी का देखिए बहुत बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आई। देखिए आप दिल्ली के अंदर पूरे महानगरों के अंदर हम पहले से देखते थे जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले स्कूटर होते थे, 3 व्हीलर होते थे, उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता था, बहुत बड़ा घाटा होता था। आज वो कम हुआ है और इसका फ़ायदा हमारे लोगों को हुआ है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ज़माना है और अब तो जो मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल में भी जो है हमारा
बायोमास के माध्यम से एथेनॉल, बायोडीजल एथेनॉल भी हमारा यूज हो रहा है, 20% एथेनॉल। तो आने वाले समय भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस, नए आइडियाज़ को ला करके इन सभी चीज़ों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो 2047 का भारत है, जो विकसित भारत है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में करेगा। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, विकसित भारत का रास्ता सड़क परिवहन से तय होगा, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होंगी, कूड़े का निर्धारण भी होगा और साथ में कोशिश इस बात की भी होगी कि हर एक गांव को जोड़ा जाए, सीमावर्ती इलाकों से पलायन समाप्त कर दिया जाए। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल अब्बास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल अब्बास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।